हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 11 को, जो कि है मार्केटिंग। और आज हम मार्केटिंग का पार्ट 2 जो कि अंतिम पार्ट है उसे करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके चारों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दी मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसके बारे में समझते हैं। द मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स और द टूल्स और वेरिएबल्स which the marketer mixes in order to interact with a particular market. मार्केटिंग मिक्स उन सारे इंग्रेडिएंट्स, उन सारे टूल्स या वेरिएबल्स को कहते हैं जिसका इस्तेमाल एक मार्केटर करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर मार्केट में अपने वस्तुओं को बेच सके। सिंपल है, या एक पर्टिकुलर मार्केट में अपने वस्तु के साथ आ सके। दोबारा से कि मार्केटिंग मिक्स उन सारे इंग्रेडिएंट्स, टूल्स और वेरिएबल्स को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल करके एक मार्केटर एक पर्टिकुलर मार्केट से, एक बाजार से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, संवाद अपना स्थापित करता है, या कहें कि किस तरीके से अपने ग्राहकों को मिलता है एक मार्केटर अपनी वस्तु के साथ और किस तरीके से बाजार तक या वस्तु को अपने ग्राहक तक पहुंचाता है। ये काम मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत आता है। चलिए देखें, फिलिप कॉटलर की एक डेफिनेशन है, वो क्या है। मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ टारगेट मार्केट। मार्केटिंग मिक्स उन सारे मार्केटिंग टूल्स का एक सेट है, समुच्चय है, या ये कहें कि ग्रुप है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग की ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने टारगेट मार्केटिंग के अंतर्गत। यानी जिस बाजार में आप अपना माल बेचना चाहते हैं, जिस बाजार में आप अपने वस्तु को लाना चाहते हैं, उस बाजार के लिए उन सारी चीजों का क्या है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल एक मार्केटिंग मैनेजर करता है, एक मार्केटर करता है, ताकि वो अपने वस्तु को उस बाजार में बेच सके। ठीक है, ये अपनी बिक्री कर सके। फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन। चलिए, तो मार्केटिंग मिक्स में टोटल 4 एलिमेंट होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, वस्तु, उसकी कीमत और एक स्थान जहां पे वो बेचेगा माल को, और फाइनली विज्ञापन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट की बात करते हैं, वस्तु की बात करते हैं या उत्पाद की बात करते हैं। ठीक है, तो है क्या, प्रोडक्ट रेफर्स टू द टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर्स टू द कस्टमर व्हिच सेटिस्फाइज हिज और हर नीड। प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब उस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तु से है जो उपभोक्ता को ऑफर की जा रही है, दी जा रही है, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। साधारण शब्दों में बात कर रहा हूं। देखिए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वो है जो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। जब सर्विसेज की बात है, जब आप कोई मूवी देखते होते हैं तो मूवी एक प्रोडक्ट है जिसको आप वॉच कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में पेन है तो पेन को तो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, टेंजिबल है। तो प्रोडक्ट क्या है, एक टेंजिबल और इंटेंजिबल है। ठीक है, प्रोडक्ट है यानी कोई उत्पाद है, एक ऐसा आउटपुट है जो हमें दिखता भी है और जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों दी जा रही है ग्राहक को, ताकि वो अपनी किन्हीं जरूरतों को पूरी कर सके, आवश्यकताओं को पूरी कर सके उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, कुल मिला के प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी। हम कहें तो उपयोगिताओं का एक बंडल होता है प्रोडक्ट। उत्पाद, उत्पाद क्या है, वस्तु क्या है, वस्तु उपयोगिताओं का एक बंडल है, यानी एक वस्तु के कई सारे उपयोग हैं जो उसका ग्राहक, उपभोक्ता, कंज्यूमर करता है। ठीक है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो बढ़ते हैं, प्रोडक्ट मिक्स क्या है। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब वो एलिमेंट जो हमें प्रोडक्ट के साथ देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है द प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एटसेट्रा। ठीक है, दोबारा प्रोडक्ट का मतलब कह रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब उन सारे महत्वपूर्ण निर्णयों से है, उन सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन से है जो प्रोडक्ट के लिए ली जाती है। जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट की गुणवत्ता कैसी होगी, उसका डिजाइन कैसा रखना है हमें, या उसकी जो पैकेजिंग है वो किस प्रकार की होगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्ट असॉर्टमेंट,
इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स में हम ये भी तय करते हैं कि उसका वर्गीकरण या कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, यानी कंज्यूमर गुड्स कौन सा है, ये टूथपेस्ट है या ये कोई खाने की चीज है, ऐसा कुछ। ठीक, तो कह रहे हैं कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रोडक्ट मिक्स के अंतर्गत आता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर टू द मार्केट। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है वो कौन कौन से अलग अलग तरीके के उत्पाद हैं जो एक प्रोड्यूसर, निर्माता, माल बनाने वाला मार्केट को दे रहा है। दोबारा से, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब उन सारे डिसीजन से है जो एक प्रोडक्ट से संबंधित है। इसका मतलब इसमें ये तय करने का निर्णय आता है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रखेंगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसा होगा, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, जैसे निर्णय हम प्रोडक्ट मिक्स के अंदर लेते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट असॉर्टमेंट की बात करें, असॉर्टमेंट का मतलब है कि उसका श्रेणीबद्ध, ठीक है, किस तरीके की कैटेगरी, हम कैसे उसको कैटेगराइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ये निर्णय भी प्रोडक्ट मिक्स के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मिक्स एग्जैक्टली प्रोड्यूसर कितने तरीके के अलग अलग आइटम बना रहा है को रिप्रेजेंट करता है। आते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। कौन कौन से एलिमेंट जो है हमें प्रोडक्ट मिक्स में देखने को मिलते हैं, यानी क्या क्या हमें प्रोडक्ट मिक्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। देखने को मिलता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट मिक्स के जो 3 मेजर एलिमेंट हैं वो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। आते हैं ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांडिंग पता है ना, नाम को एक पहचान देते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को आसानी से पहचान लें। जैसे हम एसडीके क्लासेस, ठीक है, हम अपने आप को एक ब्रांडिंग कर रहे हैं ताकि एसडीके जब भी नाम आए तो आपको आसानी से पता चल जाए कि ये हमारा चैनल है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट in respect of branding is that he has to decide whether the firm's product will sold under brand name or a generic name। देखो, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया जाता है एक मार्केटर के द्वारा, वो प्रोडक्ट के कंसर्न से, एक वस्तु से जुड़ा हुआ जो एक डिसीजन है जो एक मार्केटर लेता है, वो ये है कि वो वस्तु को एक कॉमन ब्रांड नेम के हिसाब से बेचेगा या उसके जेनरिक नेम से, उत्पाद से। जैसे गेहूं है, गेहूं का नाम गेहूं होता है, वीट है, ठीक है, लेकिन अगर उसी को कहें तो अन्नपूर्णा आटा, ठीक है, आप उसको एक जेनरिक नेम दे रहे हैं, या आप उसको एक राजधानी बेसन, तो आप उसे व्हीट फ्लोर कह लीजिए या बेसन कह लीजिए या फिर राजधानी बेसन। तो आप प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम से बेचना चाह रहे हैं या उसका जो एक्चुअल नेम है केवल उसी से आप काम करना चाह रहे हैं, जो जेनरिक नेम है जिस नाम से वो उत्पाद जाना जाता है, ठीक है। ये एक बड़ा डिसीजन है जो एक मार्केटर को लेना होता है प्रोडक्ट मिक्स के दौरान, ब्रांडिंग के दौरान बेसिकली। दोबारा से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग इज ब्रांडिंग, ठीक है, इज दैट ही हैज टू डिसाइड whether the firm's product will be sold under brand name or a generic name, ठीक है। जेनरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जेनरिक नेम का मतलब है कि उसकी कोई सी भी रेंज हो, उसके बारे में बात करें। जैसे टूथपेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, कॉलगेट है तो कॉलगेट आता है 10 ग्राम, 10 रुपए का पैक भी आता है, 50 ग्राम का भी आता है, 100 ग्राम का भी आता है, 20 ग्राम का भी आता है, 200 ग्राम का भी आता है, फैमिली पैक होता है, ठीक है, होल ग्रुप हो गया, तो हमने उसके लिए एक नाम दे दी। तो या तो हम ये कह रहे हैं कि या तो उसका एक जेनरिक नेम दे दे, एक अलग सा एक नाम दे दे, या एक प्रोडक्ट नेम देते हैं, ठीक है। बढ़ते, द ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और द प्रोड्यूसर बट ऑल्सो मेक द प्रोडक्ट सुपीरियर देन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ब्रांडिंग ना सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो विक्रेता है यानी माल बेचने वाला कौन है सिर्फ उसको पहचाना जा सके, वस्तु को पहचाना सके, बल्कि ब्रांडिंग करने का उद्देश्य होता है कि अपनी वस्तुओं को और जो कॉम्पिटिटर है जो उसी तरह का माल बेच रहे हैं या ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उनसे अपने आप को सुपीरियर या ज्यादा अच्छा और फायदेमंद दर्शाना होता है। दोबारा से, ब्रांडिंग का उद्देश्य सिर्फ सेलर कौन है, माल बनाने वाला कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, या वस्तु को एक अलग पहचान दिलाना नहीं होता, बल्कि ये कोशिश की जाती है ब्रांडिंग के जरिए कि जो हमारा वस्तु है बाकी के जो कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं उसके मुकाबले में और ज्यादा बेहतर है और ज्यादा सुपीरियर है। ये करने की कोशिश ब्रांडिंग के जरिए होती है।
आते हैं वेरियस टर्म्स रिलेट टू द ब्रांड आर, बहुत सारे बातें जो जुड़ी हुई हैं ब्रांड से, उनमें सबसे पहला आता है ब्रांडिंग से, एग्जैक्टली उसमें सबसे पहला आता है ब्रांड क्या है, ठीक है। अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल नाइकी, पुमा, सर्फ एक्सेट्रा, ठीक है। एक ब्रांड क्या है? ब्रांड एक पहचान है किसी एक वस्तु को जो आपने दी है। ये कोई नाम हो सकता है, कोई निशान हो सकता है, या किसी खास तरीके का डिजाइन हो सकता है, और कई बार तो कोई वोकल साउंड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए नाइक, पुमा, सर्फ, हम क्या कहते हैं? ये सब ब्रांड ही तो हैं, हम एक अलग पहचान बना ली है उन्होंने, ठीक है। अब आते हैं दूसरा आता है ब्रांड नेम, जो हमने बात करी थी। हो सकता है कोई नाम हो, या हो सकता है कोई निशान हो, सिंबल हो, या कोई आकृति हो, डिजाइन हो, ठीक है। तो ब्रांड नेम की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम। देखो सीधी बात है, ब्रांड का वो हिस्सा जिसको पुकारा जा सकता है, जिसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, ठीक है, जिसका उच्चारण हो सकता है, उसे ब्रांड नेम कहते हैं। दोबारा से, द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम। वो हिस्सा ब्रांड का जिसको पुकारा जा सकता है, जिसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, स्पोकन किया जा सकता है, बोला जा सकता है, उसे ब्रांड नेम कहते हैं। ब्रांड मार्क निशान है, सिंबल है। द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड known as brand mark. For example, Nike sign of arrow, Mercedes sign of star, etc. ठीक है। जबकि ब्रांड सिंबल जो है, ब्रांड मार्क जो है, कह रहे कि ये वो निशान है जिसके नाम को पुकारा तो नहीं जा सकता, पर जिसको देख के आप आसानी से पहचान लेंगे कि किस ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका ब्रांड का जो प्रोडक्ट का जो सेलर है वो कौन है, आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जैसे मर्सिडीज में जो तारे बने होते हैं, या ऑडी के रिंग हो गए, 6 रिंग जो होते हैं वो हो गए, या फिर इन्होंने बोला था कि नाइकी का साइन जो एरो का मार्क है, नाइकी शू का है, हमारा एसडीके का वो जो टेम्पल टाइप का है, ब्रांड सिंपल है ऐसा। तो ट्रेडमार्क की बात करते हैं। ट्रेडमार्क, अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। साथ ही साथ कह रहे हैं किसी ब्रांड का वो हिस्सा जिसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता, यह कहेंगे जिसे कानूनी सुरक्षा प्रदान है, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। दोबारा से, ट्रेडमार्क क्या है? हमने कहा ट्रेडमार्क का मतलब है कि ब्रांड का वो हिस्सा जिसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। आमतौर पे आपने TM या R गोल में देखा होगा सर्कल में, ठीक है, रजिस्टर्ड है या फिर ट्रेडमार्क है। तो जैसे हमारा देखिएगा जो लोगो आप देखते हैं वो डेफिनेटली एक ट्रेडमार्क है हमारा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ट्रेडमार्क वो होता है जिसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, यानी बिना प्रोड्यूसर के, मार्केटर के या ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के परमिशन के उसे आपके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब तक कि आप उसकी मंजूरी नहीं देते किसी और को। क्वालिटीज फीचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, क्या क्या खासियतें होती हैं एक अच्छे ब्रांड नेम में? हम ब्रांड नेम की बात करें, एक अच्छे ब्रांड नेम का सबसे बड़ा जो है फीचर वो है अ ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। फॉर एग्जांपल लक्स, सर्फ, एक्सेट्रा। देखो एक ब्रांड नेम बहुत छोटा होना चाहिए और आसानी से बोला जा सकता हो, सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, याद हो जाए आसानी से, ऐसा होना चाहिए। जैसे लक्स की बात करें, सर्फ की बात करें, ये ऐसे ब्रांड नेम है जो आसानी से बोले भी जा सकते हैं, सरल है और याद भी हो जाते हैं। ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, ब्रांड नेम को आसानी से बोला जा सके ऐसा होना चाहिए। एल्पेनलीबे टाइप क्वाइट डिफिकल्ट, ऐसा नहीं, थोड़ा इजी होना चाहिए ताकि उसे आसानी से प्रोनाउंस किया जा सके, उसको आसानी से स्पोक किया जा सके, बोला जा सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है घड़ी, ठीक है, आसानी से बोल सकते हैं हिंदी भाषा में। ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, इट मस्ट सजेस्ट यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बहुत जरूरी है कि जो ब्रांड नेम है आपका वो सजेस्टिव हो। जैसे हम एसडीके क्लासेस, जब हम क्लासेस लगते हैं तो पता चलता था ये एजुकेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ब्रांड नेम ऐसा रखना है आपको कि आपके प्रोडक्ट की जो विशेषताएं हैं वो उसके बारे में थोड़ा सुझाव दे सके, आसानी से ग्राहक को पता चल सके या कंज्यूमर को पता चल सके कि ये किस टाइप का है या किस पर्पस के लिए है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि और सजेस्टिव है, इट मस्ट सजेस्ट यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और यानी ये कहें कि ब्रांड नेम जो होता है वो ये बता सके कि प्रोडक्ट की क्या उपयोगिता है, इसका एक अंदाजा लग जाए, ब्रांड नेम से लग जाना चाहिए। जैसे उजाला है, हेयर एंड केयर, बालों का ख्याल रखने के लिए, हाजमोला, खाना पच जाता है, हाजमोला, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, यानी ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि वो सजेस्ट करे कि प्रोडक्ट किस लिए हो सकता है। द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, फॉर एग्जांपल टाइड, एरियल, एक्सेट्रा। जरूरी है
कि आपका जो ब्रांड नेम है वो अनोखा या अद्वितीय हो, यानी जो ब्रांड नेम आप अपने लिए चुनते हैं ऐसा ना हो कि उससे मिलता जुलता, ये सिमिलर या लाइकवाइज ना हो, कुछ अलग होना चाहिए और उससे कुछ अनोखा अद्वितीय होना चाहिए, या ये कहीं विशेष होना चाहिए, बिल्कुल खास होना चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट की पहचान बिल्कुल अलग बन सके, वो किसी और को ऐसा ना रिजेंबल ना करता हो। ठीक है, फिर आपको डिस्टिंक्टिव होना मुश्किल हो जाएगा अगर वो आपका ब्रांड नेम किसी और पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को रिजेंबल करेगा। तो ब्रांड नेम शुड बी कंसीडर्ड आफ्टर कंसीडरिंग इट्स मीनिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, ये बेहद जरूरी है और बहुत सावधानी पूर्वक। देखिए, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग भाषाओं में उसके जो मायने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में चला जाए। आप जो भी अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं, जरूरी है कि उसके जो नाम हैं अलग अलग भाषाओं में, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, शुड बी कंसीडर्ड, यानी कि उनकी मीनिंग। जैसे ब्रांड नेम नोवा गिवन अ एम्बेसडर कार्ड मीन्स डज नॉट गो इन स्पेनिश। जैसे नोवा, याद है ना, देसी घी भी आता है उसका, तो एक एम्बेसडर कार्ड को जो नाम दे दिया गया वो था नोवा, वेरिएंट था उसका, और नोवा का मतलब है स्पेनिश में जो कहीं नहीं जा सकता, यानी स्पेन के अगर बाजार में वो प्रोडक्ट को लेके आएंगे तो मैसेज थोड़ा रॉन्ग जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अलग अलग भाषाओं में जो आपका ब्रांड नेम आपने चुना उसके क्या मीनिंग है आपको पता होने चाहिए। आते हैं पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। दूसरा पार्ट है पैकेजिंग, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो अभी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, हमने बात करी ब्रांड नेम की, प्रोडक्ट मिक्स में, अब हम पैकेजिंग पे आते हैं। ठीक है, पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और अ रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग का मतलब है कि आप डिजाइन कर रहे हैं या तो किसी एक कंटेनर को, किसी बक्स को, या रैपर को, किसी कवर को, ठीक है, जिसमें वो प्रोडक्ट रखा जाना है, भरा जाना है। ठीक है, दोबारा से, पैकेजिंग का मतलब क्या है? पैकेजिंग का मतलब है कि आप डिजाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं एक या तो कंटेनर, ठीक है, या फिर कोई रैपर प्रोडक्ट के लिए। जब आप प्रोडक्ट के लिए कोई रैपर या कंटेनर बना रहे होते हैं तो इस एक्ट को क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। पैकेजिंग plays a very important role in the marketing success and failure of the many products, particularly in the consumer non-durable products। देखो, पैकेजिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के दौरान उसकी कामयाबी के लिए और किसी प्रोडक्ट के फेल हो जाने के लिए। ठीक है, खास तौर पे अगर हम बात करें उपभोक्ता से ऐसे शब्द है जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, यानी जो ज्यादा टिकाऊ प्रोडक्ट नहीं है, जो ज्यादा लंबी अवधि के नहीं है, उनके लिए पैकेजिंग बहुत मैटर करेगा। दोबारा से ये कह रहे हैं कि पैकेजिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी मार्केटिंग के सक्सेस और फेलियर के लिए। यानी मार्केटिंग के दौरान कोई प्रोडक्ट आपका बहुत हिट करेगा या फेल करेगा, वो उसकी पैकेजिंग पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। खासतौर पे ऐसे प्रोडक्ट जो नॉन ड्यूरेबल है, जो ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते, या ये कहें कि जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्टों के लिए जो पैकेजिंग है बहुत मायने रखता है कि आप कैसे रखते हैं। It was one of the most important factor in the success of product like Maggi noodles, Uncle Chips and Cracks wafers। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी प्रोडक्ट की कामयाबी के लिए। जैसे मैगी नूडल का पैकेजिंग है, ठीक है, रैप कर रखा है, या अंकल चिप्स हैं, या क्रैक्स खाते थे, इनकी जो पैकेजिंग है ये बहुत मैटर करती है कि यूनिक होती है, और जो प्रोडक्ट इनमें होता है वैसे तो नॉन ड्यूरेबल है, तो पैकेजिंग की वजह से वो थोड़ी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और इजी टू हैंडलिंग होती है, इसका ध्यान रखना होता है। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का स्तर, भाई 3 स्तर होते हैं। एक तो प्रोडक्ट पूरी तरीके से किस चीज में रैप अप होगा, ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग, उसकी बॉक्सिंग, प्रोडक्ट की बॉक्सिंग, और फाइनली जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको बड़े कॉटन बॉक्सेस में या किस तरीके से करेंगे। भाई एक जैसे टूथपेस्ट का एग्जांपल दो, सब क्लियर है कि प्राइमरी पैकेजिंग जब किस चीज में जाएगी, सीधी बात है, प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब वो अंत तक चलेगा, जब तक कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, जब तक प्रोडक्ट वो अवेलेबल है, उसकी यूटिलिटी है, तब तक वो प्राइमरी पैकेट के अंदर रहता है। दूसरा आता है सेकेंडरी पैकेजिंग, ये होता है जब तक वो सेल के लिए कस्टमर एंड पे है तब तक, और ये ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज के लिए होता है, टेट्रा पैक एक्सेट्रा। देखें, पढ़ते हैं, आते हैं प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू द इमीडिएट पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, इट रिमेन्स विद द प्रोडक्ट टिल इट यूज्ड। एग्जांपल है ट्यूब ऑफ द पेस्ट
और मैच बॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब है कि एक ऐसी पैकेजिंग प्रोडक्ट की जो जिसमें वो वस्तु तुरंत ही रखी जा रही है, जिस वस्तु का आप मार्केटिंग कर रहे हैं वो इमीडिएटली उसी में रखी जा रही है तुरंत ही। जैसे हमने कहा कि और ये पैकेजिंग जो है ये वस्तु जब तक पूरी तरीके से उपयोग करने लायक है या पूरी उपयोग नहीं हो जाती तब तक बनी रहती है। ये कहेंगे जब तक वस्तु खत्म नहीं होती तब तक ये पैकेजिंग उसके साथ बनी रहती है। जैसे माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स कह रहे हैं, माचिस की डिब्बी है, जब तक तिलियां खत्म नहीं हो जाती तब तक मैच बॉक्स का हम यूज करते हैं। टूथपेस्ट का जो ट्यूब है, प्लास्टिक ट्यूब है जिसमें वो पेस्ट रखा हुआ है, वो तब तक रहता है जब तक कि आप पेस्ट का पूरा उपयोग नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही देसी घी के टेट्रा पैकिंग ले लीजिए, या हमारे जो मिल्क है पाउचेस में आता है। जब तक आप इस्तेमाल, मैगी है पाउचेस में आते हैं, तो जब तक आप मैगी का इस्तेमाल नहीं कर लेते तो पाउच में वो रहता है बना हुआ। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग। दीज आर एडिशनल पैकेजिंग विच गिव मोर प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। देखिए, पैकेजिंग के अलावा कहीं वो पैकेजिंग डैमेज ना हो जाए, उस डैमेजिंग को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैकेजिंग की जाती है, जो एडिशनल पैकेजिंग की जाती है, उसे सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। दोबारा से, पैकेजिंग में जो एड ऑन पैकेजिंग होती है, कुछ एडिशनल पैकिंग की जाती है ताकि जो प्राइमरी पैकेट है कहीं वो खराब ना हो जाए, फट ना जाए, वेयर और टियर ना हो जाए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि these are additional packaging which give more protection to the product। ये वो जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से वस्तु और ज्यादा सुरक्षित होती है। जनरली कंज्यूमर्स थ्रो दैट व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। आमतौर पे जो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है वो उस समय फेंक दी जाती है ग्राहकों के द्वारा, आमतौर पे, हमेशा नहीं, जब वो इन वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल है कार्डबोर्ड बॉक्स टू कीप टूथपेस्ट। जैसे वो जो बॉक्स होते हैं कार्डबोर्ड, गत्ते के जो पैकेजिंग दिखते हैं हम टूथपेस्ट के, हम जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कूट के गत्ते कहते हैं ना, ब्राउन कलर के जो गत्ते होते हैं बड़े बड़े, वो। दीज आर पैकेजिंग यूज्ड टू स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। ये वो पैकेजिंग है जिनका इस्तेमाल आप वस्तु को स्टोर करने के लिए, भंडारण करने के लिए और उसको परिवहन के समय के लिए करते हैं, ताकि वो रास्ते में, व्हीकल में बड़े बड़े क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी उनमें बॉक्स में रख ले जाते हैं ताकि नुकसान ना हो। इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ टू गुड्स। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट सुरक्षित बने रहता है, परिवहन के दौरान या स्टोरिंग के दौरान उसको नुकसान नहीं होता प्रोडक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है द कॉरुगेटेड बॉक्सेस टू शिफ्ट कुरकुरे। जैसे कॉरुगेटेड बड़े बड़े बॉक्सेस बनते हैं ना कुरकुरे के लिए, बड़े ब्राउन कलर की बात कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है कुरकुरे के बॉक्सेस को शिफ्ट करने के लिए। फंक्शंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। आखिर क्या काम करता है, क्या विशेषताएं हैं, क्यों जरूरी है पैकेजिंग। प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो भाई आपके जो प्रोडक्ट है उसको सुरक्षित करता है आपका पैकेजिंग। ये कह रहे हैं पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। पैकेजिंग जो है किसी प्रोडक्ट को नुकसान होने से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम सन, रेन्स, मॉइस्चर, ब्रेकेज, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। ये सूरज की रोशनी से, ये बरसात से, नमी से, ठीक है, फटने से, टूटने से, टूट फूट से बचाता है जो आपका प्रोडक्ट को। कौन? पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या करता है? पैकेजिंग बचाता है प्रोडक्ट को। सूरज की रोशनी हुई या बरसात हो गई, कोई नमी हो गई, किसी प्रकार की टूट हुई, कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे प्रोडक्ट आपका खराब हो सकता है, वो इनको क्या करता है? सेव करता है। एयरटाइट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर चिप्स, बिस्किट्स, जैम्स एटसेट्रा। इसी तरीके से ऐसा करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जो एयरटाइट कंटेनर है, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है चिप्स, बिस्कुट वगैरह को रखने के लिए, ताकि वो फ्रेशनेस उनकी मेंटेन रहे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर पैकेजिंग इन अ बिग बोर्ड कार्टन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज इन ट्रांजिट। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको एक बड़े बोर्ड में, गत्ते के उसमें किया जाता है ना, व्हाइट कलर का देखा है आपने, तो उसमें पैक किया जाता है ताकि जब स्थानांतरण हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो क्या ना हो, वो डैमेज ना हो। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। जो बड़े पैकेजिंग है वो भी आइडेंटिफिकेशन, एक अलग ही पहचान देते हैं प्रोडक्ट को। विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग द प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। पैकेजिंग की वजह से क्या होता है,
आप वस्तु को बहुत आसानी या सरलता पूर्वक पहचान सकते हैं। थर्ड है कन्वीनियंस, आरामदायक है, सरलता पूर्वक कर सकते हैं। The handling of the product becomes more convenient with appropriate packaging। देखो किसी वस्तु का जो रख रखाव है वो बहुत सरल हो जाता है अगर एक सही या उपयुक्त तरीके की पैकेजिंग उस पर की गई हो। पैकेजिंग मेक्स द प्रोडक्ट कन्वीनियंट टू स्टोर एंड शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक्चुअली में पैकेजिंग जो है बहुत सरल बना देता है किसी वस्तु को भंडारण के लिए, एक समय रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, या फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत आसान हो जाता है पैकेजिंग की वजह से वस्तु को आप ले जाते हैं। अगला है प्रमोशन। प्रमोशन प्रचार की बात कर रहे हैं, तो प्रमोशन की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग प्लेज अ रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन बिकॉज इट प्रमोट्स द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए पैकेजिंग जो है एक तरीके से शांत सेल्समैन होता है, एक तरीके से वो खुद को प्रमोट करता है। ग्राहक अच्छी पैकेजिंग है तो जो ग्राहक है वस्तु को लेकर बहुत आकर्षित होने लगता है, पहचान बना लेता है। तो कह रहे हैं कि पैकेजिंग जो है एक सेल्समैन की ही भूमिका निभाता है जो बिना आवाज के खुद को प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, बिकॉज इट प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि अच्छी पैकेजिंग से प्रोडक्ट के बिक्री के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड इनोवेटिव पैकेजिंग अट्रैक्ट्स द कस्टमर स्पेशली इफ द प्रोडक्ट इज चिल्ड्रंस प्रोडक्ट। देखो खास तौर पे आकर्षक लगने वाले, बहुत ज्यादा कलरफुल जो होते हैं, मल्टी कलर वाले, और क्या नाम है इनोवेटिव, खास तरीके की पैकेजिंग वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्राहकों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। खासतौर पे जो बच्चों के जो उत्पाद होते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, अगर वो ज्यादा कलरफुल हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव है और इनोवेटिव वे में उनको पैक किया गया तो उनके जो बिक्री के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से अलग करने के लिए भी काम आती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या कहेंगे विविधता देती है आपको। द कलर, साइज, मटेरियल एक्सेट्रा ऑफ पैकेज मेक्स रियल डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो रंग, आकार या जो डिजाइन है या जो उत्पाद आपने पैकेज के लिए इस्तेमाल किया है ये वास्तविक अंतर पैदा करते हैं ग्राहक के दिमाग पर, उपभोक्ता के दिमाग पर, कस्टमर के दिमाग पर कि प्रोडक्ट किस तरीके का होगा। हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। आपकी पैकेजिंग कस्टमर्स को ये बताती है कि उसके लिए जो आपने प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो ये बताते हैं कि आपके लिए आपका प्रोडक्ट, आपका कस्टमर और आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। पैकेजिंग के जरिए आप कुछ नए तरीके के मौके तलाश पाते हैं जो औरों के पास नहीं था। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कई बार पैकेजिंग आपको दे देता है, नयापन लाने का मौका है पैकेजिंग आपका। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द पैकेजिंग हैव कंप्लीटली चेंज इन द मार्केटिंग। देखो जो आपका जो बीता समय है पिछले 10, 20, 30 सालों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो विकास हुए हैं उसमें पैकेजिंग में भी बड़ा बदलाव आ गया है। जैसे मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर 4 to 5 days विदाउट रेफ्रिजरेशन इन द रिसेंट डेवलपमेंट पैकेजिंग मटेरियल्स। अब जो नए पैकेजिंग मटेरियल आए हैं जैसे टेट्रा पैक की बात करते हैं तो टेट्रा पैक में हम देखें तो 4 से 5 दिन तक भी दूध जो है बिना रेफ्रिजरेटेड किए हुए भी फटने से बच जाता है। ये कह रहे हैं कि जो पैकेजिंग में इस तरीके से चेंजेस लाए हैं, इस तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा कि दूध का पैकेट जो एक दिन से ज्यादा नहीं चलता, आधे दिन में ही गर्म हो गया और फट गया, ठीक है, वो तक भी 4-4, 5-5 दिन तक रह जाता है जबकि आपने रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया होता पैकेजिंग की बदौलत। तो ये नए जो बदलाव हैं पैकेजिंग की वजह से आए हैं जो वस्तु की ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ा पा रहे हैं। अब आते हैं लेबलिंग की बात करते हैं। लेबलिंग होता क्या है? Labeling means putting identification marks on the package. ठीक है, label is the carrier of information. It provides information like name of the product, name of the manufacturer, contents of the product, expiry and manufacturing date, general instructions for use, weight, price, etc. Some statutory warning which are essential for the some products must be printed on the label. Label का मतलब है कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ पहचानने वस्तु से जुड़ी हुई
कुछ जरूरी जानकारियां पैकेजिंग पैकेट के ऊपर लगाना। दोबारा से, लेबलिंग का मतलब है कि वस्तु से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारियां आपने क्या लगाई हैं, वस्तु के पैकेट के ऊपर लगाई हैं। ठीक है, ये जो जानकारियां होती है इसमें आता है वस्तु का नाम क्या है, वस्तु को निर्माता कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, वस्तु प्रोडक्ट की बात करो कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जो वस्तु आप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उनमें क्या क्या सामग्री जो है इस्तेमाल की गई है। साथ ही साथ या क्या उस पैकेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है इसकी जानकारी है, कि वो वस्तु कब खराब होगी, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब वो बनाई गई, कब तक वो चल सकती है, ड्यूरेबिलिटी डेट क्या है, उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूज। अगर वस्तु के इस्तेमाल से संबंधित जो साधारण या सामान्य जानकारियां हैं वो दी जाती है, कि भाई आप किस तरीके से इन वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखने योग्य बातें, क्या वस्तु से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, लेबलिंग के दौरान ये सारी चीजें की जाती हैं। सम स्टैट्यूटरी वार्निंग व्हिच आर एसेंशियल फॉर सम प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द लेबल। साथ ही साथ कुछ संवैधानिक जो खतरे हैं वस्तु से इस्तेमाल से, वो भी आप पैकेजिंग के दौरान लिखे जाते हैं। जैसे कोई केमिकल प्रोडक्ट है तो फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रंस ये लिखा जाता है। स्मोकर्स के लिए बाकायदा लंग्स का एक निशान प्रिंटेड करना जरूरी है। जो हमारे तंबाकू पदार्थ है या अल्कोहल इज रिस्क फॉर द मतलब हेल्थ ऑफ द पीपल, या इंजुरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। ये सारे क्या है स्टैट्यूटरी जो इंफॉर्मेशन है वो भी डालनी जरूरी है प्रोडक्ट के पैकेजिंग के दौरान, या ये कहेंगे लेबलिंग में उनको भी शामिल किया जाता है। आते हैं प्रोडक्ट लेबल कैन बी। एक प्रोडक्ट का लेबल कैसा हो सकता है? इन सिंपल टैग फॉर्म इन केस ऑफ लोकल प्रोडक्ट। अगर एक लोकल उत्पाद है, एक स्थानीय है, या जिसका मार्केट दायरा बहुत कम है, ठीक है, तो वो लोग अपने लिए एक बहुत साधारण या सिंपल लेबल का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो ज्यादा प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारियां उसमें नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि लोकली उनके कस्टमर्स होते हैं और उनका बजट उन्हें अलाउ नहीं करता कि सारे स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस हैं वो उसको कर सके, बियर कर सके। तो सिंपल टैग फॉर्म इन केस ऑफ द लोकल प्रोडक्ट, एक सिंपल टैग का इस्तेमाल कर लिया जाता है अगर कोई ये स्थानीय प्रोडक्ट है। जैसे हमने एक ये HMT राइस, ठीक है, सिंपल टैग का इस्तेमाल किया। Elaborate label used by the reputed company, these are very attractive and give complete information about the product to customer। जबकि elaborated का मतलब है विस्तृत लेवल, लगभग सारी जानकारी जो हमने पिछले डेफिनेशन में पढ़ी थी, उस तरीके की सारी जानकारियां जो है वस्तु से संबंधित दी जाती हैं एलोबरेटेड लेबल्स के दौरान, ठीक है, विस्तृत लेबल के दौरान। और आमतौर पे जो बड़ी कंपनियां हैं या जो बहुत प्रसिद्ध कंपनियां हैं वो एलोबरेटेड लेबल्स का इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत ही आकर्षक होते हैं लेबल देखने में, और इसमें वस्तु से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं ग्राहकों को वो लगभग सारी जानकारी देने की कोशिश की जाती है जो एक ग्राहक के लिए जरूरी है। फंक्शन और फीचर ऑफ लेबलिंग, अब देखते हैं किस काम आता है या क्या विशेषताएं हैं लेबलिंग की। सबसे पहले है कि डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड इट्स कंटेंट। देखो, सबसे पहला जो काम है लेबलिंग का वही है कि बताता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में जानकारी देता है, और प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल किया गया है, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हो या बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये सारी जानकारियां जो है वो लेबलिंग के जरिए मिलती है। द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट to each and every customer personally, so the manufacturer prints the information related to the product such as content, price, instructions to use etc on label। देखो, एक जो मैन्युफैक्चरर है हर ग्राहक को अलग अलग सारी जानकारियां तो उपलब्ध नहीं करा सकता अपने वस्तु से संबंधित, तो ऐसा करने के लिए वस्तु से संबंधित जानकारियों के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो लेबलिंग का इस्तेमाल करता है। लेबलिंग के जरिए वो वस्तु से जुड़ी हुई जानकारी की वस्तु का कैसे उपयोग करना है, क्या वो मैन्युफैक्चर किया गया है, कब तक आप उपयोग कर सकते हैं, और अन्य जानकारी जो है वो लेबल के जरिए अपने ग्राहकों को दे पाता है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, देखो लेबल एक अलग पहचान भी बनाता है या एक अलग डिफरेंशिएट कर पाते हैं आप लेबल के जरिए अपने प्रोडक्ट को। द लेबल हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप्स अवेलेबल। देखो, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, जिस रेंज में भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऑल्टरनेटिव है,
तो लेबल के जरिए एक ग्राहक बहुत आसानी से ये समझ पाता है कि उसे किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए एग्जैक्टली। लेबल में क्योंकि सारी जानकारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उन लेबल को रीड करके आसानी से ग्राहक क्या कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है कि जैसा उसे प्रोडक्ट चाहिए था ये प्रोडक्ट वैसा ही है या नहीं है। ठीक है, तो जानकारी मिल पाती है। तीसरा है हेल्प इन ग्रेडिंग। देखो ग्रेडिंग करने में स्तर डायनामिक भी, आप प्रीमियम प्रोडक्ट है, वीआईपी है, ठीक है, और किस तरीके का प्रोडक्ट है, इसके लिए रेंज करने के लिए ना सेम सेगमेंट में कई ग्रेड होते हैं, एबीसी कैटेगरीज होती है, तो कैटेगराइजेशन करने में भी मदद करता है लेबल। विद द हेल्प ऑफ लेबल प्रोडक्ट्स कैन बी ग्रेडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। देखो लेबल की मदद से प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में लिया है। फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क सिल्क, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट, डेयरी मिल्क बबली एक्सेट्रा। देखो एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसके भी 3 वेरिएंट है, तो क्या वो लेबल की मदद से ही तो हुआ कि डेयरी मिल्क सिल्क ले लीजिए, डेयरी मिल्क चॉकलेट ले लीजिए, या फिर बबली वाला जो चॉकलेट आ रहा है इनका, या डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट फ्रूट एंड नट मेरी फेवरेट है वैसे। ठीक है, अगला प्रमोट सेल। लेबल जो है सेल को यानी बिक्री को बढ़ाने में भी मदद करता है। अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट कस्टमर्स टू इंक्लूड हिम टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, जब एक बहुत ही आकर्षक और रंग बिरंगा लेबल लगाया जाता है तो इससे ग्राहक जो है उसका ध्यान खींचता है प्रोडक्ट की ओर, और उसके मन में एक चाह पैदा होती है कि वो इस प्रोडक्ट को खरीद ले, खरीदने की भी एक चाह पैदा होती है। लेबलिंग का फर्क पड़ता है। प्रमोट सेल के बाद आता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय लॉ लीगल रिक्वायरमेंट्स। लेबल के जरिए आप जरूरी जो जानकारी है वस्तु से रिलेटेड, जो कानून में तय की गई हैं, जो वैधानिक जरूरतें हैं वस्तु से संबंधित, वो देनी होती है, वो भी देते हैं। द लेबल इज यूज्ड टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट एज इट इज लीगल कंपल्सन टू प्रिंट बैच नंबर, कंटेंट्स मैक्स, रिटेल प्राइस, वेट, स्टैट्यूटरी वार्निंग एक्सेट्रा। ये किसी भी देश के कानूनी, खासतौर पे भारत देश में एक कानूनी नियम बनाया गया है कि प्रत्येक वस्तु पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, और साथ ही साथ वस्तु से रिलेटेड कोई अगर वार्निंग है तो उन सबको शामिल किया जाएगा। उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, ये सब सारी चीजें जो शामिल की जाएंगी जरूरी है। तो प्रोडक्ट के लेबलिंग के जरिए ये सारी चीजें की जाती हैं, इन नियमों को पूरा किया जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग मिक्स के दूसरे एलिमेंट। प्रोडक्ट हो गया सारा जो हमने डिटेल में पढ़ा, प्रोडक्ट से रिलेटेड थे। अब हम प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड करते हैं, यानी प्रोडक्ट की कीमत से रिलेटेड बात करते हैं। प्राइस इज द वैल्यू विच द बायर पेज टू द सेलर इन रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड। प्राइस वो कीमत है जो अदा करता है कोई खरीदार जब वो एक विक्रेता यानी सेलर से कोई वस्तु या सेवा लेता है। यानी जब एक ग्राहक किसी सेलर से कोई वस्तु लेता है तो उसके अगेंस्ट में जो वो कीमत चुका रहा है उस कीमत को ही प्राइस या कीमत कहते हैं, यानी जो मूल्य चुका रहा है उसे कीमत या प्राइस कहते हैं। ठीक है, प्राइस इज क्रूशियल एलिमेंट in the marketing mix because the customer is very sensitive to its element। देखिए कीमत एक बहुत ही मतलब नाजुक स्थिति है मार्केटिंग मिक्स का, यानी सबसे जो जरूरी है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होता है ग्राहक कीमत को लेके। वस्तु की कीमत कहीं ग्राहक की उम्मीदों से ज्यादा तो नहीं है, यानी वस्तु की जो क्वालिटी वो जज करता है उसके अगेंस्ट में वो उससे ज्यादा कीमत नहीं देना चाहता। एक अपेक्षित कीमत होती है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू, एक जो है कस्टमर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से जज करता है जो उसे देनी चाहिए। लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में शिफ्ट टू कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। थोड़ा सा भी अगर कीमतों में बदलाव हो गया तो जो आपका प्रोडक्ट है, कस्टमर जो है वो किसी प्रतियोगी या कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। दोबारा से, लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में शिफ्ट द कस्टमर्स टू द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। थोड़ा भी अगर बदलाव आया कीमतों में तो आपका ग्राहक हो सकता है कि आपके प्रतियोगी के उत्पाद को खरीदना शुरू कर दे अगर कीमत थोड़ी भी महंगी लगी। ठीक है, प्राइस इज कॉल्ड द डिफरेंट नेम्स। प्राइस को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में इसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं। ठीक है, प्राइस फॉर यूजिंग रोड को टोल कहते हैं। जब आप रोड का, एक्सप्रेसवेज का इस्तेमाल या हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं तो टोल ब्रिजेस आते हैं। जो टोल क्या है, टोल कीमत है, आपने रोड को इस्तेमाल किया इसके लिए। तो ये कह रहे हैं कि प्राइस को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है।
मैं ट्यूशन टीचर हूँ तो मैं ट्यूशन की फीस लेता हूँ, एक वकील है या डॉक्टर है तो कंसल्टेंसी फीस लेते हैं। तो ऐसे ही टोल कहा जाता है, जब आप सड़क का इस्तेमाल करते हैं तो टोल ब्रिजेस पे। प्राइस फॉर जॉब इज सैलरी, जबकि आप किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं तो वो आपको सैलरी देता है। और इसी तरीके से अगर आप कोई मकान किराए पे लेते हैं तो जो किराया है, रेंट है, वो क्या है, प्राइस है। ठीक है, तो कुल मिला के अब आते हैं प्राइस मिक्स के बारे में। प्राइस के बारे में तो हमने सुन लिया, प्राइस के बारे में दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हमने कहा प्राइस वो वैल्यू है जो बायर सेलर को देता है जब वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस प्राप्त करता है, प्रोवाइड किया जाता है सेलर के द्वारा उसे। प्राइस एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है क्योंकि कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। यानी अगर आपकी वस्तु में, आपके प्रोडक्ट में अगर थोड़ा भी प्राइस का चेंज आता है तो कस्टमर हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को छोड़ के वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दे या यूज करना शुरू कर दे। आगे बताया गया प्राइस को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम इसके अगेंस्ट में फीस लेते हैं, एजुकेशन फीस होती है, हम इसे फीस कहते हैं। अगर हम नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करते हैं इंडिया में तो हम इसे टोल के तौर पे जानते हैं। मकान किराए पे ले रहे हैं तो जो रेंट है, रेंट क्या है, फीस है मकान को इस्तेमाल करने का। इसी तरीके से जब आप जॉब करते हैं तो सैलरी जो है वो आपकी फीस है, प्राइस है, आपके काम की कीमत है। ठीक है, अब आते हैं प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु के कीमत को तय करने के लिए जो आप जरूरी फैसले लेते हैं, वो सारे जरूरी फैसले प्राइस मिक्स के अंतर्गत आते हैं। दोबारा से, प्राइस मिक्स का मतलब है आपके द्वारा लिए जाने वाले वो सारे डिसीजन जो आपने किसी एक वस्तु की कीमत को निर्धारित करते हुए, एक कीमत को तय करते हुए किया, या उसकी क्या मूल्य होगा उसको निर्धारित करते हुए, डिसाइड करते हुए लिए आपने जो जो डिसीजंस या जिन जिन फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखा, वो सारे क्या है, प्राइस मिक्स कराते हैं। आते हैं फैक्टर्स केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विस। किन किन बातों को या किन किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है जब किसी एक वस्तु की कीमत को तय किया जाता है। सबसे पहले तय किया जाता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आपकी जो कीमतों को तय करने का उद्देश्य क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं या आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर या ज्यादा से ज्यादा अपने बायर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस। किसी वस्तु की कीमत को तय करना इस बात पे बहुत बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या। ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, जैसे आप हो सकता है कि मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इफ द फर्म वांट्स टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट देन इट हैज टू कीप इट्स प्राइस लो एंड अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ पीपल। देखो, अगर कोई फर्म का, हमने वही बात करी, ऑब्जेक्टिव की बात करी कि अगर एक जो आपका जो सेगमेंट है, प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में अगर कंपनी का ये लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर नंबर या बायर को अपने बढ़ाए, तो उसके लिए वो क्या करेगी, वो अपनी कीमतों को कम रखेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जो हैं उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टेड हों। सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मार्केट में बने रहने के लिए भी कीमतों को ध्यान में रखना होता है कि कई बार भाई बहुत सारे जो सेलर हैं सेम प्रोडक्ट रेंज को सेल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मार्केट में बने रहने के लिए आप कीमतों को थोड़ा कम रखते हैं। टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। मार्केट में बने रहने के लिए मार्केटर अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देता है, ठीक है, ताकि मार्केट में उसका माल बिकता रहे। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, साथ ही साथ कीमतें जो हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी निर्भर करती है। अगर आप अपनी वस्तु की गुणवत्ता पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर क्वालिटी का रखते हैं, तो आप डेफिनेटली थोड़ी कीमत ज्यादा रख सकते हैं। इफ द फर्म वांट टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप देन दे चार्ज हाई प्राइस टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि यदि फर्म प्रोडक्ट की क्वालिटी लीडरशिप को हासिल करना चाहता है, यानी वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी गुणवत्ता वाला रख के पेश करना चाहता है, तो वो अपनी वस्तु की कीमत को थोड़ा ज्यादा रखता है ताकि वो उन खर्चों को निकाल सके जिसकी वजह से उसने वस्तु की गुणवत्ता या क्वालिटी को मेंटेन किया है। और रिसर्च और डेवलपमेंट के काम, जो वस्तु को और बेहतर बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्चे हैं, वो ज्यादा कीमत रख के ही निकाल पाएगा। दूसरा है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये तो पहला फैक्टर था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिविटी पे या प्राइस ऑब्जेक्टिविटी क्या है। दूसरा है प्रोडक्ट कॉस्ट, कितनी लागत आ रही है, भाई लेबर है, इंग्रेडिएंट्स है, और ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, वेयरहाउसिंग और
जो मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्च आता है सारा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज इट्स कॉस्ट। जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है, जो किसी वस्तु की कीमत या सर्विसेज की कीमत को प्रभावित करती है, वो है इसकी लागत, कॉस्ट। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखो, वस्तु की कीमत के लिए बहुत जरूरी है कि जब आप वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है तो वस्तु की कीमत वस्तु की लागत को जरूरी है कि पूरा करती हो, यानी जितना खर्च आप वस्तु पे कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखी जाती है, उनको पूरा करती हुई कीमत निर्धारण की जाती है। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो, आमतौर पे जो ये लागतें हैं वो 3 तरह की होती है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हटती नहीं है, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गए, जो लेबर को सैलरी है वो तो फिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ द आउटपुट, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे कॉस्ट को कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता, चाहे उत्पादन हो रहा हो या ना हो रहा, वो निश्चित बना। जैसे बिल्डिंग का किराया है या फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो फिक्स ही बना रहेगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट है वेरी विद द प्रोडक्शन, उत्पादन के साथ वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव आता रहता है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, उसमें क्या होता है, उत्पादन के लेवल के साथ उसमें बदलाव आता है, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद इट, फॉर एग्जांपल कंपनसेशन ऑफ सेल प्रपोर्शन पर्सन, ठीक है। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाता है, उन लागतों को कहा जाता है जो अलग अलग एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल नहीं है कि आपने उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ाया तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा या बहुत कम घटाया तो बहुत कम, नहीं, एक सर्टेन अमाउंट ही उसमें चेंज आएगा। जैसे सेल्स पर्सन की कंपनसेशन, भुगतान है, देखो जो मिनिमम सैलरी वो तो देते ही हैं आप, ठीक है। उसके अलावा इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो इंसेंटिव बहुत ही मार्जिनल है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा इंसेंटिव दे दीजिए। तो इस तरीके से होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है जब कीमतों को ध्यान में डिसाइड किया जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कीमत को डिसाइड करते हुए, प्राइस को डिसाइड करते हुए। आते हैं एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कीमतों के साथ ही साथ मार्केट में किस हद तक की प्रतियोगिता है, इस बात का बहुत ध्यान में रखा जाता है। When a firm does not face any competition, then it can enjoy complete freedom in fixing the price. जब एक फर्म मार्केट में अकेली है और इसे किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं मिलता, तो वो अपनी वस्तुओं की कीमतों को अपनी मर्जी से निर्धारित कर पाता है। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने प्राइसिंग के दौरान ले पाता है। बट व्हेन द कंपटीशन इज मोर देन द प्राइस इज फिक्स्ड कीपिंग इन माइंड द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। लेकिन अगर कंपटीशन ज्यादा है, प्रतियोगिता बाजार में ज्यादा है, सेम उत्पाद को देने वाले या मिलते जुलते उत्पाद को देने वाले ज्यादा सेलर हैं, तो आप इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि सेलर कितनी कीमतों पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है। कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी, साथ ही साथ एक वस्तु कितना उपयोगी है अपने ग्राहक के लिए और कितने ग्राहक हैं जो उसको खरीदना चाहते हैं, यानी मार्केट में एक निश्चित पीरियड के दौरान किसी वस्तु की कितनी मांग है या वो कितने अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इस बात का भी फर्क पड़ता है वस्तु की कीमत पर। जैसे व्हेन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, नो और वेरी लेस सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, देन कंपनी कैन फिक्स हाई प्राइस। जैसे एक वस्तु जिसकी मांग इनइलास्टिक है, यानी जिसमें क्या नहीं है, मांग की लोच क्या है ही नहीं, इसका मतलब है उतार चढ़ाव, डिमांड में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कीमतों का। तो ऐसे में जो यानी ये कहे कि एक प्रोडक्ट है जिसको क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो इस हालत में कंपनी चाहे तो हाई प्राइस डिसाइड कर सकती है। When demand of elastic, more substitutes are available, the price has to be brought down. लेकिन अगर कोई वस्तु क्या है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, यानी जिसमें लचीलापन है मांग में, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो उस स्थिति में कीमतों को थोड़ा कम करके रखा जाता है। If demand is more than price can be fixed high, but if demand is low, demand is low, price has to be brought down.
वही कह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु की डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब है कि अगर उसकी मांग ज्यादा है तो प्राइस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी मांग कम है यानी डिमांड कम है तो उसकी कीमतों को भी कम किया जाना होता है। If product is offering higher utility, the companies can charge high price. लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी उपयोगिता ये कहीं कि ऑल्टरनेटिव यूसेज ज्यादा है तो वो ज्यादा कीमत ले सकते हैं उसका, लेकिन अगर यूटिलिटी लो है कंपनीज कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस। लेकिन अगर सिंगल यूज प्रोडक्ट है आमतौर तो उस पर वो ज्यादा कीमत नहीं ले पाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस प्रोडक्ट के नहीं है, यानी प्रोडक्ट के जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूज होंगे डेफिनेटली उतने ही पर्पज के लिए उसकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो उसकी जो डिमांड है हाई होगी, और डिमांड हाई होगी तो डेफिनेटली कीमत ज्यादा होंगी। तो ये कहना है कि अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड्स मोर यूटिलिटी देन प्राइस में बी हाई, और इफ इट हैज द लो यूटिलिटी यानी वो सिर्फ एक या दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है तो डेफिनेटली उसकी कीमतों को कम रखना होता है। आते हैं गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। साथ ही सरकारी और कानूनी जो नियम है उनको भी माना जाना होता है। In order to protect the interest of public against the unfair practices in the field of price fixing, government can intervene and regulate the price of the commodities. ठीक है, लोगों के हितों का ध्यान में रखते हुए और क्या अनफेयर अनुचित जो कोशिशें होती हैं, कीमतों का निर्धारण होता है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार भी दखल अंदाजी करती है और कीमतों के प्राइस को फिक्स कर देते हैं कि आप इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी संगम चल रहा है तो संगम में क्या हुआ कि एयर फेयर की डिमांड बढ़ गई। अब एयर फेयर ने क्या किया, वो 20-20, 30 हजार रुपए का एयर फेयर यहाँ से मतलब दिल्ली टू प्रयागराज या किसी अदर सिटी टू प्रयागराज लेने लगे। गवर्नमेंट पे रिपोर्टिंग आई, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि एक नॉमिनल चार्जेस जो 4 या 5 हजार रुपए होता है उससे ज्यादा कोई भी जो है, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है अभी, ठीक है, तो वो उससे ज्यादा चार्जेस नहीं ले सकते, फिक्सिंग कर दी। तो ये कह रहे हैं कि प्राइसिंग के दौरान गवर्नमेंट के जो रूल और रेगुलेशंस है या इंटरवेंशन भी हो सकता है अगर अनफेयर प्राइजेस चार्ज किए जाने की आशंका है या स्थिति बन रही है तो इस बात का ख्याल रखना होता है। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोडक्ट एज एसेंशियल प्रोडक्ट एंड रेगुलेट इट्स प्राइस, यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी तो बहुत जरूरी प्रोडक्ट मान सकती है, एसेंशियल प्रोडक्ट मान सकती है और उसकी कीमतों को निर्धारित कर सकती है कि इससे ज्यादा आप नहीं बेच पाएंगे। जैसे ड्रग्स हैं, सम फूड आइटम्स, एलपीजी एक्सेट्रा, जैसे दवाइयां हैं, ड्रग्स का मतलब दवाइयां हैं यहाँ पे मेडिसिन, क्योंकि कुछ दवाइयां हैं, एलपीजी वगैरह हैं और कुछ खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका निर्धारण भारत में। और अभी मैंने आपको जो एयर टिकट्स हैं टुवर्ड्स द प्रयागराज, क्योंकि महाकुंभ लगा हुआ है तो उसको भी क्या किया, फिक्सेशन कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग मेथड्स यूज, प्राइस निर्धारित करते हुए ये भी तय किया जाता है कि आप कौन कौन से मार्केटिंग मेथड का इस्तेमाल करें। जितनी ज्यादा मार्केटिंग करेंगे डेफिनेटली वो जो कॉस्टिंग आएगी उसको भी तो रिकवर करना है प्राइस से। If the company is using intensive advertisement to promote the sale of the product, then it will charge high prices. अगर बड़े लेवल पे या गहन कहते हैं, इंटेंसिव गहन, गहन का मतलब है मल्टीपल, इंटरनेट पे भी कर रहा है, टीवी पे भी कर रहा है, वो पैम्पलेट्स भी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी है, यानी जितने भी मोड्स हैं, ठीक है, वो जिसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट मिक्स का अगर वो पूरा पालन कर रहे हैं तो इस हालत में क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइस हाई रखे जाएंगे। अगर वो हर समय ऐड कर रही है, अलग अलग मीडियम से ऐड कर रही है और बहुत ज्यादा ऐड कर रही है, प्रचार कर रही है, वस्तु का विज्ञापन कर रही है, तो उस हालत में कीमतों को ज्यादा रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीधी बात है सेलिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। अदर मार्केटिंग मेथड्स विच अफेक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आर, ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा नहीं करते, इंटेंसिव नहीं कर रही मार्केटिंग, तो वो थोड़ी कीमतों को कम रख सकते हैं। वैसे मार्केटिंग मेथड जो है जो कीमतों को प्रोडक्ट की कीमतों को प्रभावित करते हैं उसमें सबसे पहला है टाइप ऑफ पैकेजिंग, किस तरीके की पैकेजिंग है, इससे भी कीमतों पे सीधा फर्क पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका जो वितरण प्रणाली है आप किसको फॉलो करते हैं, इससे भी फर्क पड़ेगा कि आप सीधा सीधा ग्राहक को बेच रहे हैं या 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर से, इस तरीके से कितने बिचौलिए हैं, मंझोलिए हैं आपके माल को ग्राहक तक पहुंचाने में। वेयर हाउसिंग के आपको रिक्वायरमेंट हो रही है नहीं हो रही, क्या जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है आपको देना पड़ रहा है नहीं देना पड़ा, सेल्समैन वगैरह आपके पास है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे कॉस्टिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी कीमतों को निर्धारित करने में रखे जाते हैं। अब आते हैं
मार्केटिंग मिक्स का तीसरा एलिमेंट है जिसे कहते हैं स्थान, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्थान और वस्तु के वितरण की बात करें, भौतिक वितरण की बात करें। ठीक है, करें इसके बाद ये हमारा गया प्रोडक्ट, प्राइस। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, अब चल रहा है क्या, प्लेस। प्लेस रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजंस टेकन टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द एलिमेंट। ठीक है, इज अ प्रोसेस बाय विच, ठीक है, a place refers to the set of decision taken to make the product available to the customer होना था यहाँ पे। ठीक है, थोड़े से मिसप्रिंट है। It is a process by which the goods sent from one place to place of production to the place of consumption। ठीक है, थोड़े से एरर है। ये कह रहे हैं कि जो प्लेस है, स्थान है, स्थान का मतलब है उन सारे निर्णयों से, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो भौतिक वितरण है, इसका मतलब है कि कैसे वो सारे निर्णय, आप किन बातों को ध्यान में रखते हैं, जब आपकी जो वस्तु है जहां से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां से वो निर्मित हो रही है, से वहां तक जहां पे उनका उपयोग होना है या ग्राहक जहां पे उसका इस्तेमाल करेगा, वहां तक कैसे पहुंचेगी, उन सारे निर्णयों को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत माना जाता है। दोबारा से, प्लेस का मतलब मार्केटिंग मिक्स में होता है उन सारे निर्णयों का सेट जिसके अंतर्गत आप ये डिसाइड करते हैं कि कैसे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसे वो ग्राहकों तक पहुंचाएगा इस्तेमाल करने के लिए। यानी कस्टमर कैसे रिसीव करेगा उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को जो मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो सारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस के अंतर्गत आते हैं, और ये मार्केटिंग मिक्स का थर्ड एलिमेंट है। 4 P's का आते हैं, प्लेस मिक्स की बात करते हैं। डेफिनेटली प्लेस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स डिसीजन रिलेटेड टू, देखो प्लेस मिक्स का मतलब भी वैसे ही जैसे और क्या था प्राइस मिक्स का, कि वो सारे निर्णय जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए लिए जा रहे हैं, यानी वस्तु कैसे प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगी, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो वो सारे फैक्टर जो इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट मिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आ रहे हैं सबसे पहले चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन कौन से माध्यम आप चुन रहे हैं माल को वितरित करने के लिए। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे जो आपका गुड है या गुड से रिलेटेड जो सामान है, ठीक है, वो सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी कौन कौन से माध्यम है जो अभी हमने डिस्कस किया था। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो सारे लोग या वो सारे मझौले या बिचौलिए जो किसी वस्तु को डिलीवरी करने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में काम में आते हैं। Goods are produced at one place but customers are scattered all over the country। देखो इस बात को ऐसे समझते हैं कि कोई वस्तु जो है वो एक जगह पे बनाई जाती है, लेकिन जो उसके ग्राहक हैं वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं बल्कि। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू ऑल द कस्टमर। इसलिए केवल जो माल बनाने वाला प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए ये संभव नहीं हो पाता कि जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी को अपना माल वो आसानी से पहुंचा सके। ठीक है, इस स्थिति में सो ही टेक्स द हेल्प ऑफ सम मिडिल मैन टू सप्लाई गुड्स टू ऑल द कस्टमर। इसीलिए वो ऐसा करने के लिए कि अपने वस्तु को पहुंचाने के लिए, उनकी आपूर्ति करने के लिए, यानी ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सप्लाई वर्ड की बात करें, सप्लाई आपूर्ति, तो कह रहे कि अपने वस्तुओं के सप्लाई करने के लिए वो ऐसे में क्या करता है, मिडिल मैन की, बिचौलियों की मदद लेता है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है या जिनकी मदद से मैन्युफैक्चरर जो माल बना रहा है वो माल उसके फाइनल कस्टमर्स तक अलग अलग जगहों पे पहुंच पाता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स फर्म्स और इंडिविजुअल्स हु ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन।
चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत वो सारे फर्म आते हैं या कोई व्यक्ति होते हैं जो वस्तुओं को ट्रांसफर करते हैं, लेके जाते हैं, या कहीं वस्तुओं को परिवहन करते हैं। कहाँ से? एक जगह से दूसरी जगह, यानी जहां से माल बना है वहां से जहां पे माल का इस्तेमाल होना है वहां तक लाने और ले जाने का काम करते हैं, सिंपली परिवहन का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेवल्स, अब देखते हैं किन किन स्तर के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। स्तर, ये सीधी बात है, फाइनल कस्टमर और मैन्युफैक्चरर, तो कितने लोग बीच में हैं उसी से तय होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे जीरो लेवल आ गया पहला। जीरो लेवल का मतलब है मैन्युफैक्चरर सीधा ही माल डिलीवर कर रहा है कस्टमर को, कोई बिचौलिया नहीं है। जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल। इन जीरो लेवल channel, firms sell their product directly to the customers without adopting any intermediaries। देखो, जीरो लेवल चैनल में जो फर्म है, कंपनी है, वो किसी बिचौलिए को नहीं लेती और सीधा ही खुद माल ग्राहक को प्रदान करती है, बेचती है, खुद ही बेचती है। जैसे बाटा कंपनी है, उसने क्या किया, अपने आउटलेट खुद के बना दिए, मैन्युफैक्चरिंग करी, खुद के आउटलेट अलग अलग जगह बना के ग्राहक उन आउटलेट से जाकर प्रोडक्ट खरीदता है। तो ये क्या हो गया? जीरो लेवल हो गया, क्योंकि मैन्युफैक्चर सीधी बात है B2C है ये, ठीक है। मैन्युफैक्चरर माल को सीधा ग्राहक को बेच रहा है। कॉमन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट चैनल्स आर, जो आमतौर पे डायरेक्ट चैनल के माध्यम में, यानी किन के माध्यमों से डायरेक्ट चैनल हो सकते हैं, वो हैं थ्रू द मेल ऑर्डर हाउसेज, मेल ऑर्डर के जरिए, ठीक है, मेल ऑर्डर हो सकते हैं। अरे जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वगैरह के, उसी तरीके से कंपनियां क्या कर सकती हैं कि आपने सीधा कंपनी के पोर्टल पे गए, ऑर्डर दिया, कंपनी ने आपको जो है एक जगह माल इकट्ठा किया अलग अलग जगहों पे, और आजकल जैसे जैप्टो वगैरह कर रहे हैं वैसा मेल ऑर्डर हाउसेज के जरिए, इंटरनेट के जरिए आपने इंटरनेट पे ऑर्डर दिया, आपको माल डिलीवर हो गया। आपने सेल्समैन बीच में लगा दिया, सेल्समैन माल पहुंचाने का काम कर रहा है आपकी तरफ से, ऑर्डर आप पे आया, आपने अपने सेल्समैन को माल दिया, भेज जाके पहुंचा दो, या थ्रू द टेलीफोनिक टेली शॉपिंग के जरिए, टीवी पे और टेलीफोन के जरिए आप ऑर्डर दे पाते हैं और माल बेच पाते हैं। टेली शॉपिंग के जरिए भी जो है जीरो लेवल डायरेक्ट चैनल हो सकता है। दूसरा था वन लेवल, सीधी बात है, एक बिचौलिया आ गया है इसमें। बिचौलिया कौन है? रिटेलर है। मैन्युफैक्चरर ने माल दिया रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को माल बेचा। इन दिस चैनल देयर इज ओनली वन इंटरमीडिएरी टू सेल द प्रोडक्ट, दैट इज रिटेलर। देखिए, इस चैनल में सिर्फ एक ही बिचौलिया होता है, जिसे आप रिटेलर या खुदरा व्यापारी कहते हैं, जो ग्राहकों तक माल पहुंचाने का काम करता है। यानी वो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर खुद को माल खरीदता है और फिर रिटेलर उसे ग्राहकों तक बेचता है, ठीक है। फर्म सप्लाइज द प्रोडक्ट टू द रिटेलर हु डायरेक्टली सेल्स द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ऐसे में क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो रिटेलर को माल सप्लाई करते हैं। जो हमारे घर पे, हमारे आसपास के शहरों में जो छोटे छोटे भूल गया, केक वगैरह बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, रस वगैरह बनते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सीधे सीधे रिटेलर्स को अपना माल बेचते हैं, और रिटेलर क्या करता है, वो फिर ग्राहकों को सीधा माल बेचता है। तो सिर्फ एक ही बिचौलिया होता है, वो है रिटेलर। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू दिस चैनल। आमतौर पे जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो ऐसा ही करती हैं। जैसे मारुति है, उसने अपने वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे हैं, तो क्या होता है कि वो सीधे वो रिटेलर ही बना रखे हैं, बेसिकली अपनी गाड़ियां सीधा उनके पास देते हैं, रिटेलर्स के पास, वो ग्राहकों को सीधा माल भेज देते हैं, यानी गाड़ियां बेच देते हैं। टू लेवल चैनल, यहाँ पे दो हो गए, एक हो गया होलसेलर और एक हो गया रिटेलर। यानी जो प्रोड्यूसर है होलसेलर को, होलसेलर जो है रिटेलर्स को माल बेचता है, अब रिटेलर ग्राहकों को माल देता है, इसलिए दो लेवल बोला गया। टू लेवल जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये सबसे ज्यादा जो भारत में सामान्य है ना, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इन दिस चैनल देयर आर टू इंटरमीडिएट्स टू सेल द प्रोडक्ट, दैट इज द होलसेलर एंड द रिटेलर। यहाँ पे दो बिचौलिए होते हैं, एक तो होता है होलसेलर थोक व्यापारी, और एक होता है खुदरा व्यापारी रिटेलर, ठीक है। फर्म सप्लाइज द गुड्स इन द बल्क टू द होलसेलर। फर्म ऐसे में क्या करता है कि होलसेलर को तो बड़ी मात्रा में माल बेचता है, अब ये होलसेलर जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर तो यूनिट वाइज बेचता है, पीस वाइज बेचता है ग्राहकों को, ठीक है। एग्जांपल है कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक सोप, शुगर, टी, सॉल्ट एटसेट्रा आर सोल्ड थ्रू दिस चैनल। आमतौर पे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे साबुन है, चीनी है, ठीक है, ये चाय पत्ती या नमक है, ये सारी चीजें इसी तरीके से पहले होलसेलर फिर रिटेलर के जरिए ग्राहकों तक पहुंचती है, इसलिए टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं इसे। थ्री लेवल एक और बढ़ गया, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट बनते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट के जरिए होलसेलर तक माल पहुंचवाता है।
इसमें क्या होता है, ब्रॉड लेवल पे जब बड़ी मार्केट को इंडस्ट्रीज कंप्लीट करती है तो इसका इस्तेमाल करती है। In this channel, there are three intermediaries to sell the products, that is distributor, wholesaler and the retailer. देखो इस लेवल पे तीन इंटरमीडिएरीज आ जाते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर, एक होलसेलर और द रिटेलर। फर्म सप्लाई द गुड्स in bulk to the distributor and the distributor supply the goods to the wholesaler। देखो फर्म ऐसे में क्या करती है, गुड्स को बल्क में डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है गुड को होलसेलर को बेचता है, और होलसेलर तब स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को, और रिटेलर फिर यूनिट वाइज जो है कस्टमर को माल बेचता है। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड इन डीप कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री देन दिस चैनल इज यूज्ड। वही कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे जब आप देश के अलग अलग जगहों पे माल बेचते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अलग अलग रीजन के होलसेलर्स को माल बेचता है, फिर होलसेलर फिर अपने रिटेलर्स को बेचते हैं उस रीजन में। एग्जांपल है नॉर्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर। समझ में आ गया? आते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भौतिक वितरण के कौन कौन से कंपोनेंट है, यानी किन किन चीजों, पहले तो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट में आता है डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो निर्णय ले जाता है। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी आदेश प्रोसेसिंग कर, इसमें क्या होता है, सेल्समैन जो है आपका इकट्ठा कर रहा है माल को, ठीक है, ये काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है, माल को परिवहन। वेयर हाउसिंग, भंडारण, भाई माल बनता है, जो आज बना जरूरी थोड़ी ना आज ही बिक जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ माल है जो आज प्रोड्यूस हुए लेकिन वो साल भर बिकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर प्रोड्यूस हुए और आज बिक रहे हैं, तो वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़े। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हो गया वस्तु सूची, भंडारण, फेहरिस्त बनाना, लिस्टिंग करना, इंडेक्सिंग करना, हम लोग लिख के रखते हैं ना हमारे पे कौन सा माल कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ये सब, ये सारी चीजें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे कहते हैं क्या नाम है, आदेश प्रशासन कर। सबसे पहले आप देखते हैं ना कितना ऑर्डर आया, कौन सा माल आया, कौन सा माल कहाँ जाना है, कितना जाना है, ये सारी चीजें। फिर ट्रांसपोर्ट, कैसे माल को भेजना है, ये डिसीजन। इसके बाद आता है वेयर हाउसिंग, भंडारण करना, हमने बात करी। अब इसको डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करते हैं, यानी आदेश प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं कि जो माल के लिए आदेश देता है कस्टमर सेल्समैन को देता है, कैसे कैसे पहुंचता है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर टू डिलीवरिंग द गुड्स एज पर ऑर्डर। देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंतर्गत वो सारे स्टेप, कदम आते हैं जिसके अंतर्गत ग्राहक से माल के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, जो आदेश दिया जाता है कि उसे कितना माल चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से, वो जो बताता है, इससे लेकर उस तक कैसे माल पहुंचेगा, कैसे वो वस्तु पहुंचेगी उसके ऑर्डर के अनुसार, ये सारी चीजें ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट है, आदेश प्रसंस्करण का पार्ट है। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेप आते हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट टू द सेल्समैन। सबसे पहले ग्राहक क्या करता है, जो सेल्समैन है उसे बताता है कि उसे कितना माल चाहिए। अब ये सेल्समैन जो है कंपनी को बताता है कि ग्राहक के लिए उसे कितने माल की जरूरत है। क्रेडिट चार्ट ऑफ कस्टमर बाय कंपनी। अब कंपनी क्या करती है, कस्टमर का क्रेडिट चार्ट देखती है, इसका मतलब वो तय करती है कि जो माल मंगाने वाला ग्राहक है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस है या नहीं है, क्या वो पैसा चुकाने का उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो कंपनी का पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, ये सारी जांच कर दी है, या उसकी पेमेंट आ गई या नहीं आ गई, ये सारी चीज। जब उसे लगता है कि ग्राहक पैसा देने योग्य है, या जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है एज पर, चाहे वो एडवांस पेमेंट देने वाला हो, चाहे वो पोस्ट पेमेंट देने वाला आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, तो वो उसके क्रेडिट प्रोफाइल को देखते हैं। जब वो ये चेक कर लेती है तो इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूल सिचुएशन चेक बाय द कंपनी। जब ऐसा हो जाता है तो वो ये देखती है कि उसके पास कितना माल है, वस्तु कितना अवेलेबल है, या उसके लिए जरूरत की चीजें हैं, और कब वो माल बन पाएगा, ठीक है। सिचुएशन चेक करता है कंपनी कि मतलब हमारे पे कितना माल, जो ऑर्डर है उसका मिलान करती है। जब उसे लगता है कि हाँ ये ग्राहक पैसे देने वाला है और जो आदेश उसके पास आ गया, अब चेक करती है कि उसके बाद कितना माल तैयार है और कितने दिनों बाद बाकी का माल, या कितने समय बाद बाकी का जो आदेश है वो या ऑर्डर है वो पूरा हो सकता है, यानी उस ऑर्डर को कितने दिनों में वो कंप्लीट कर देगी, ये चेक करती है। जब ऐसा हो जाता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर, फिर वो क्या करती है, कस्टमर के आदेश के अनुसार उस माल को डिलीवरी कर देती है, ठीक है, उसे वितरित कर देती है या जारी कर देती है, चला देती है, आगे भेज देती है। I think company gets advantage of customer satisfaction if it takes less time in order processing, but it involves cost of maintaining sufficient inventory, ठीक है बेटा। एक कंपनी जो है वो हमेशा लाभ में रहती है, ऐसी कंपनी हमेशा लाभ में रहती है जो कम से कम समय में
ग्राहक को जो है माल प्रोसेस, उसका ऑर्डर प्रोसेस कर देती है, यानी ऑर्डर मिलने से लेकर समय रहते उस माल को डिलीवरी कर देती है। तो ऐसा कस्टमर बहुत खुश रहता है, ठीक है, कम से कम समय में जब अगर कस्टमर को माल मिल जा रहा है, डिलीवरी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, किसके पास, कंपनी के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट इन्वेंट्री होनी चाहिए। माल बनाने के लिए जो वस्तु हैं या उसका जो भंडार है, जरूरी चीजें हैं, वो उसके पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। माल किस माध्यम से जाएगा, वो रोड के माध्यम से जाएगा, शिप से जाएगा, जहाज से जाएगा, पैदल जाएगा, या लोकल किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम से जाएगा। इट मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का मतलब ये होता है कि भौतिक रूप में, यानी वस्तु जो है एक्चुअल में प्रोडक्शन की जगह से, जहां उसका माल बना है, से जो ग्राहक उसे कंज्यूम करने वाला, जो ग्राहक उसे खरीदने वाला है, वहां तक कैसे पहुंचेगा, किन माध्यमों से पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इट एड्स प्लेस यूटिलिटी टू द गुड्स बाय मूविंग देम टू द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी को दिखाता है। प्लेस यूटिलिटी का मतलब है कि वो एक जगह से माल एक्चुअली में दूसरी जगह कैसे जा रहा है, इसको दिखाता है। यानी जब माल मैन्युफैक्चर हुआ से लेकर कैसे कैसे वो किन किन जगहों पे गया, और फिर किन किन माध्यमों से, यानी किन किन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का इस्तेमाल किया गया, उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में। ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, ठीक है। हमारे देश में या हमारे पास अलग अलग तरीके के परिवहन के माध्यम हैं, जिनमें आते हैं रोडवेज, सड़कों के द्वारा, रेलवे के द्वारा, रेलवे की जो, या एयर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, और आज तो ड्रोन भी आ गया, ड्रोन का माध्यम से, या पाइपलाइन के जरिए, या पानी, वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए, जो पानी के जहाज होते हैं उनके जरिए इन मालों को भेजा जा सकता है। ईच मोड हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जितने भी ये मीडियम है, चाहे हम बात करें रोडवेज की, रेलवेज की, एयर की, पाइपलाइन की, वाटर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा की, इन सभी की अपनी अपनी क्या है, विशेषताएं हैं, लाभ हैं, और उनकी अपनी खुद की सीमाएं भी हैं। कंपनी सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल मोड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। आमतौर पे कंपनियां जो चुनाव करती हैं इन मोड्स का, कि उन्हें माल रेल माध्यम से भेजना है, या वो उन्हें वाटर मीडियम से भेजना है, पाइपलाइन के जरिए भेजना है, या किसी अदर मीडियम से भेजना है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड करती है। तीसरा है वेयर हाउसिंग, ठीक है, भंडारण। देखो, गुड्स आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। देखिए, कोई भी वस्तु जो है उत्पादन यानी मैन्युफैक्चर होने के तुरंत बाद तो बिकती नहीं है, मतलब बिक सकती है, लेकिन सारी वस्तुएं नहीं बिक सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कि गुड्स आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। वस्तुएं प्रोडक्शन के तुरंत बाद बिक जाए ऐसा है नहीं, ठीक है। कंपनीज नीड टू स्टोर गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। कंपनी तब तक उन वस्तुओं का भंडारण करके रखती है, स्टोरेज करके रखती है, जब तक कि वो मार्केट में बिक नहीं जाती। स्टोरेज necessary because some goods like crops are harvested in particular season but demanded throughout the year। देखो, इनको भंडारण करने की, इकट्ठा करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कुछ वस्तुएं जैसे खेती बाड़ी का सामान, चाहे गेहूं कह लीजिए, चावल कह लीजिए, या कोई भी अनाज कह लीजिए, इनको किसी एक सीजन में, तो एक खास मौसम में ही इनको पैदावार होती है, लेकिन इनकी मांग साल भर बनी रहती है, इसलिए भी किया जाता है। और कुछ गुड्स ऐसे भी हैं विच आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो पूरे साल तो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पर उनकी डिमांड जो है केवल एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, एक खास मौसम में होती है। जैसे हम एसी की बात करें, कूलर की बात करें, या ठंड के कपड़ों की बात करें, इनका मैन्युफैक्चरिंग पूरे साल चलती है, लेकिन इनकी डिमांड सिर्फ एक ठंड के सीजन में ही तो आती है। सो दीज आर स्टोर्ड वेयर हाउसेज, ठीक है। यानी कुल मिला के जो ये वस्तुएं हैं वो कहाँ रखी जाती है, वेयर हाउसेज में रखी जाती हैं, माल के भंडारण वाली जगह में रखी जाती हैं, ठीक है, या कहें कि गोदामों में रखी जाती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट। कुल मिला के जब हम ऐसा भंडारण करते हैं तो स्टोरेज कॉस्ट भी आएगा, भंडारण की एक लागत तो आएगी, मिनिमम किराया होगा, उसको एक ऐसे सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर की जरूरत होगी ताकि वस्तुएं खराब ना हो, ठीक है। स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी एज एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन डिमांडेड। कुल मिला के स्टोरेज, ये जो भंडारण है, ये समय की उपयोगिता प्रदान करता है वस्तु के साथ। किसके, समय की, यानी जब वस्तु की जरूरत है तब आप स्टोरेज से उस वस्तु को निकाल के उसका प्रयोग कर सकते हैं।
इसके बाद आता है प्रमोशन। विज्ञापन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि वस्तु को बेचने के लिए जो चौथा एलिमेंट है 4Ps का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और फाइनली आता है प्रमोशन, प्रचार प्रसार। जब तक आप लोगों को जानकारी नहीं देंगे फर्म के बारे में, फर्म के गुड के बारे में, या फर्म को ये जानकारी नहीं होगी कि कौन कौन है जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तब तक क्या नहीं हो सकता, तब तक आपका प्रोडक्ट बिक्री में नहीं आ सकता। ठीक है, बिक्री का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है और जो कस्टमर है उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना ही प्रमोशन होता है। ठीक है, द प्रमोशन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू एनहांस द सेल्स ऑफ द फर्म। प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट है, एक और तत्व है, वो है प्रमोशन, जो अंतिम तत्व है, चौथा तत्व है। वो क्या करता है, वो उन सारी एक्टिविटी, उन सारे कामकाजों को दिखाता है जो किए जाते हैं कस्टमर्स को बताने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए, ताकि बिक्री क्या हो सके, बढ़ सके। दोबारा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा कस्टमर तक जो माल पहुंचाया जाना है, उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, प्रमोशन की सहायता लेते हैं। इट एम्स टू एनकरेजिंग द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। देखो सीधी बात है, प्रमोशन का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो यही होता है कि आप ग्राहकों को एनकरेज कर रहे हैं कि वो आपके वस्तु को खरीदे, आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आपके माल को खरीदे। साथ ही साथ आप वस्तु की विशेषताओं के बारे में, जो प्रोडक्ट आपका है उसकी खासियतों के बारे में आप ग्राहक को बताना चाहते हैं। अब आते हैं प्रमोशन मिक्स। डेफिनेटली वो सारे डिसीजन जो प्रमोशन से संबंधित है। इट रेफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटेड टू द प्रमोशन, ठीक है, ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप एक वस्तु की बिक्री से संबंधित या सेवाओं की बिक्री से संबंधित, सर्विसेज के सेल से संबंधित जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, वो सारे किसका हिस्सा है, प्रमोशन मिक्स का हिस्सा है। ठीक है, तो एलिमेंट टूल्स ऑफ प्रमोशन, कौन कौन से औजार हैं जो प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला जो औजार है और सबसे जरूरी है वो है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, एड, अक्सर देखते हैं आप। सेल्स प्रमोशन, सेल प्रमोशन, ठीक है, बिक्री प्रचार, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में तो वस्तु की जानकारी भी होती है और बिक्री प्रचार भी होता है, उसी के हिस्सा माना जाता है। सेल्स प्रमोशन, ठीक है, एक के साथ एक फ्री हो गया, दो के साथ, इसे कह रहे हैं। तीसरा है पर्सनल सेलिंग, ठीक है, व्यक्तिगत बिक्री भी है, कोई व्यक्ति घर घर जा रहा है, दरवाजों पे जा रहा है, वस्तु की जानकारी दे रहा है, सैंपल लेके चल रहा है। और पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क के जरिए भी आप अपने जो बिक्री हैं उसको बढ़ाते हैं। हम चारों के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन की। एडवर्टाइजिंग can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or services by an identified sponsor। एक एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि आप पैसा देके, ठीक है, पैसा देके आप अपने वस्तुओं को, अपने या सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, प्रचार करा रहे हैं। किसको, लोगों को, यानी लोगों को नॉन पर्सनल वे में किसी माध्यम से। देखिए जैसे मैं YouTube के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसी तरीके से जब आप पैसा खर्च के, मैं क्या हो गया, स्पॉन्सर हो गया जो SDK क्लासेस का। अब मैं YouTube को कहता हूं कि आप मेरे ऐड चला दीजिए, ठीक है, तो ऐड चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं YouTube को कुछ पैसे दूंगा। उससे क्या होगा कि जो वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, वो YouTube क्या करेगा, अलग अलग समय पे आपके मोबाइल या अलग अलग डिवाइसेस में मेरी पेमेंट और डिमांड के हिसाब से वो ऐड करेगा मेरे टारगेट कस्टमर को। तो वही कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट क्या है। एडवर्टीजमेंट को कह सकते हैं कि ये पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, नॉन क्या है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। और इसके अंतर्गत आप आइडिया, गुड और सर्विसेज की जो है वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, किसकी तरफ से, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की तरफ से। कौन करा रहा है ये हमें पता होता है। It is an impersonal presentation where the common message about the price, feature, merits and availability of goods or services is given by a producer to marketer or marketer to the mass population। देखो ये एक impersonal है, अव्यक्तित्व है, मतलब सीधी बात है, मैं केवल अकेला आपको नहीं, जितने भी लोग मुझे देखेंगे, जितने भी लोग YouTube पे आएंगे, उन सभी के लिए है। तो ये कह रहे हैं कि एक इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है जहां पे एक
सामान्य मैसेज, कीमत, विशेषताएं वस्तु से जुड़ी हुई, सेवाओं से जुड़ी हुई, और गुड और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जो है प्रोड्यूसर या मार्केटर के द्वारा बड़े लेवल में लोगों को बताई जा रही है कि ये माल मार्केट में उपलब्ध है या ये सर्विसेज सेवाएं भी मार्केट में उपलब्ध है। आते एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्या फायदे हैं विज्ञापन के? सबसे पहले रीच, लोगों में पहुंचती है, लोगों को पता होता है। एडवर्टीजमेंट कैन बी रीच अ लार्ज मार्केट। एडवर्टीजमेंट जो है एक बड़े बाजार तक पहुंचता है। थ्रू एडवर्टीजिंग कंपनीज कैन बेनिफिट द मास रीच। मैसेज गिवन ऑन टीवी कैन रीच डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। देखिए, विज्ञापन के जरिए आप बड़े लेवल तक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कंपनियां जो है मास रीच यानी बड़ी संख्या में लोगों तक अपने उत्पाद को ले जा पाती है एडवर्टीजमेंट के जरिए। जो टीवी पे जब आप अपना एक ऐड करते हैं, कोई मैसेज देते हैं, तो इससे देश के अलग अलग जगहों पे आपके वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है और वहां बिक्री की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चॉइस, चुनाव मिलता है। देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग लाइक वीडियो, ऑडियो, प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा। आपको एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के को प्रमोट करने के लिए कई सारी चॉइसेस है। आप चाहें तो वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, प्रिंट मीडिया, अखबारों, मैगजीन्स के जरिए भी, या कोई पैम्पलेट्स वगैरह के जरिए भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी आपको कई अलग अलग माध्यम मिले हुए हैं जिसके जरिए आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। नेगेटिव मिसिव, देखो एक बात तो पक्की है कि इसने अपने उपयोगिता को साबित किया है। किसने? एडवर्टीजमेंट ने। फायदा तो होता है। एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पब्लिकली। देखो, एडवर्टीजमेंट के जरिए सामान्य लोगों तक आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां पहुंच जाती हैं। सो देयर इज ऑलवेज प्रूफ फॉर इट and customers believe that publicly company will not provide any false information to the customers। देखो, इसकी उपयोगिता सिद्ध हो गई है क्योंकि लोगों का मानना है कि जो चीज एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों के सामने रखी जा रही है, कंपनियां वो झूठी बातें तो नहीं करेगी। एक्सप्रेसिवनेस, आप बताने का एक मौका मिलता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेस मैसेज with the help of drawings, colors, pictures, music, dance, drama, etc. and it attracts customers easily। देखो, एडवर्टाइजमेंट में जो अपनी बातें कही जा रही हैं उसमें कला का, रंगों का, तस्वीरों का और सीधी बात है स्वरों का, म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है, डांस का और ड्रामा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ग्राहक जो है आसानी से जो है आपके एडवर्टाइजमेंट और उसके जरिए आपके प्रोडक्ट के लिए आकर्षित हो पाता है। ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, किफायती होता है। अपनी बात को एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इज इकोनॉमिकल एज रीच मासेस एंड इफ कैलकुलेट कॉस्ट पर कस्टमर इट इज वेरी लो। तो कह रहे कि भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है एडवर्टाइजमेंट, तो इसीलिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पर कस्टमर जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है वो जो है सस्ती पड़ती है। एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। देखो, एडवर्टाइजमेंट अगर आपके प्रोडक्ट का हो रहा है तो ये बात तय है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद के ज्यादा सेटिस्फाइड होगा और उसका भरोसा आपके प्रोडक्ट पर होगा क्योंकि वेल वर्स्ड है, भरोसा कर रहा है, ब्रांड बना रहे हैं आप अपने आप को एडवर्टाइज करके। कस्टमर फील्स मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल अबाउट द प्रोडक्ट व्हेन स्पॉन्सर्स क्लेम बेनिफिट इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एक ग्राहक बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आपके वस्तु को खरीद पाता है, बहुत ज्यादा सहज महसूस करता है प्रोडक्ट को खरीदने में अगर एडवर्टीजमेंट में वस्तु के फायदों के बारे में बताया जा रहा है। तो पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं। हम बात करें व्यक्तिगत बिक्री के। कोई व्यक्ति दरवाजे पे जा रहा है, बेच रहा है, या रिटेल में खड़ा हो गया, होता नहीं है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर में एक सेगमेंट में खड़ा है। इट मीन सेलिंग पर्सनली। व्यक्तिगत तौर पे जब माल को बेचा जाता है तो इसे पर्सनल सेलिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है, इट डज नॉट एम टू सेलिंग एज पर द सेलर्स डिजायर बट कंसर्न ऑफ पर्सनल सेलिंग इज द बेस्ड ऑन द कस्टमर। कुछ मिसप्रिंट है लेकिन सिंपल कह देते हैं इसको कि पर्सनल सेलिंग में व्यक्तिगत तौर पे ग्राहक और जो सेलर है वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सीधी बात है, पर्सनल सेलिंग में ग्राहक की जरूरत को समझ के उसको उत्पाद को इमीडिएटली सजेस्ट किया जाता है और माल को बेचा जाता है। इसमें बिक्री के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। फीचर्स ऑफ पर्सनल, फायदे क्या है? पर्सनल इंटरेक्शन, सबसे पहले तो आप अपने ग्राहक को समझ पाते हैं। ग्राहक वस्तु को देख के अच्छे से जजमेंट ले पाता है और वस्तु के बारे में जो जरूरी जानकारियां हैं, जो उसके डाउट्स है, वो तुरंत क्लियर हो जाते हैं। देयर इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में जो है व्यक्तिगत बिक्री के दौरान ग्राहक और विक्रेता दोनों एक दूसरे को जानते हैं। प्रोडक्ट के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो आसानी से क्लियर
हो पाते हैं। टू वे कम्युनिकेशन यानी दो तरफ से संचार हो पाता है, ठीक है, दो तरीके से, यानी क्या है, आप अपनी बात कह भी रहे हैं और आप उनके रिस्पॉन्सेज को सुन भी पा रहे हैं। In personal selling, the seller give information about the product to the customers and the same time customers get a chance to ask doubts about the product. पर्सनल सेलिंग में सेलर जो है जानकारियां देता है प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, और उसी समय कस्टमर भी अगर उसको कोई संदेह है या कोई मन में सवाल है वो आसानी से सेलर से पूछ के अपनी क्वेरीज को शांत कर पाता है। बेटर रिस्पॉन्सेस, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, सबसे ज्यादा जरूरी, क्या सोच रहे हैं क्या समझ रहे हैं हमें तुरंत पता चल पाता है। ग्राहक मेरे प्रोडक्ट को लेके कितना सीरियस है नहीं है हमें तुरंत पता चल जाता है। कस्टमर्स डू पे अटेंशन व्हेन द सेलर पर्सनली एक्सप्लेन द यूटिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज मोर इफेक्टिव। देखो कस्टमर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देता है जब एक सेलर जो है उसे व्यक्तिगत तौर पे बताता है उसकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट के बारे में। इस तरीके से जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ही प्रभावी माध्यम है ये बिक्री करने का। रिलेशन, एक संबंध भी तो बनता है। इट इम्प्रूव्स रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द सेलर। देखो पर्सनल सेलिंग जो है ग्राहक और विक्रेता दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित कर देता है, अच्छा भरोसा पैदा हो जाता है। सेल्समैन नॉर्मली मेक फ्रेंडली रिलेशन विद द कस्टमर, क्योंकि इस दौरान पर्सनल सेलिंग में जो सेल्समैन होते हैं वो एक बहुत ही दोस्ताना व्यवहार बढ़ाते हैं। बेटर कन्विंसिंग, आप आसानी से अपने ग्राहक को मना पाते हैं पर्सनल सेलिंग में टू बाय द प्रोडक्ट। इन पर्सनल सेलिंग द सेल्स पर्सन कैन कन्विंस द कस्टमर बाय demonstrating the use of the product and making changes in the product according to the need of customer। देखो पर्सनल सेलिंग में आप आसानी से मना पाते हैं अपने ग्राहक को, क्योंकि जो सेल्समैन है वो कस्टमर के को दिखा पाता है कि प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करना है और जो जरूरी बदलाव है प्रोडक्ट में वो ग्राहक की जरूरत के हिसाब से कर पाता है। आते हैं पब्लिक रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, जनसंपर्क की बात कर रहे हैं। इट मीन्स मेंटेनिंग रिलेशन विद द पब्लिक। इसका मतलब है कि आप संबंध काफी सारे ग्रुप ऑफ पीपल है उससे बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन कंपनीज क्रिएट गुडविल। जब पब्लिक रिलेशंस अच्छा होता है तो कंपनी अपनी जो है एक अच्छा गुडविल बना पाती है, मार्केट में एक अपना खुद का वजूद अलग बना पाती है, अच्छा वाला वजूद, ठीक है। पब्लिक डज नॉट मीन ओनली कस्टमर बट ऑल्सो इंक्लूड शेयर होल्डर, सप्लायर, मिडिल मैन। कस्टमर से पब्लिक का मतलब केवल ग्राहकों से नहीं है, बल्कि वो सारे लोग जो आप कंपनी से जुड़े होते हैं किसी भी तरह के, चाहे वो एक सप्लायर हो, चाहे वो क्या नाम है, कोई मिडिल मैन हो, आपका सेल्समैन है, कोई बिचौलिया है या कोई उपभोक्ता है, वो सारे इसमें आते हैं। पब्लिक रिलेशन कवर अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मीडिया सोर्स इन द होप ऑफ गेनिंग फेवरेबल कवरेज। देखो पब्लिक रिलेशन के अंतर्गत कई सारे तरीके की कोशिशें की जाती हैं, जैसे आप ज्यादा जानकारियां मीडिया के जरिए दे रहे हैं, मीडिया हाउसेस के जरिए दे रहे हैं, इससे ताकि आपके लिए एक फेवरेबल, आपके लिए एक अनुकूल वातावरण बन सके। परसेप्शन बोल रहा हूं मैं प्रोड्यूसर का, कि उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बन सके। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ प्रमोटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट। देखो प्रमोशन के पब्लिक रिलेशन के दौरान आप ऐसे खास तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज या ऐसे इवेंट कर पाते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड के तौर पे रिप्रेजेंट कर पाता है। पब्लिक रिलेशन में जो आप एक्टिविटीज करते हैं उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रांड के तौर पे लोगों को नजर आने लगता है, एक अलग पहचान और एक अलग समझ तैयार कर पाता है आपके जो लोग हैं जो आपसे कंसर्न है। मेथड एंड टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए पब्लिक रिलेशन डेवलप किया, न्यूज के जरिए, समाचारों के माध्यम से। सम कंपनीज गेट इन्वॉल्व्ड इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज सो दैट दे कैन गेट पॉजिटिव कवरेज इन न्यूज। कुछ कंपनियां उस तरीके के कामकाजों पे ज्यादा ध्यान देती है जिससे उनके लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव माहौल बने समाचारों में। स्पीचेस, हम जैसे लोग, ठीक है, जो बहुत सारी चीजें जानकारी देते हैं, ज्ञान बांटते हैं। Some leaders of corporate sector give motivational and inspiring speeches in the event that motivate others। देखिए कुछ जो लीडर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स होते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लीडर हैं, वो बहुत सारी प्रोत्साहन वाली स्पीचेस देते हैं। मैं मोटिवेशन स्पीच मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ काम। इससे क्या होता है कि इट ब्रिंग्स गुड इम्पैक्ट ऑन कस्टमर, बैंक, शेयर होल्डर्स एटसेट्रा। इससे एक अच्छा असर पड़ता है आपके कस्टमर्स पे, शेयर होल्डर्स पे, जो आपके साथ काम करने वाले, जो निवेश कर रहे हैं, आपके जो ग्राहक हैं, हो सकते हैं वो आप पे विश्वास जता पाते हैं, आपकी बातों को सुन के प्रभावित होकर आप जो वस्तु या ब्रांड बेच रहे हैं या जैसे मैं आपको कंटेंट समझा रहा हूँ ये समझने में आपको बहुत सहायता मिलती है, आपका भरोसा बढ़ता है मुझे। इवेंट्स, कई सारे आयोजन करके, प्रोग्राम करके। इट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेज शोज, मैचेस एटसेट्रा
to interact with the people and build image of the market in the market. इसका मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई प्रोग्राम कर रही है या किसी मैच वगैरह को करा रही है, स्टेज शो करा रही है, और इस तरीके से लोगों में क्या है अपनी एक अलग पहचान या बाजार में एक अलग पहचान बना रही है। रिटन मटेरियल्स, कुछ लिखित दस्तावेज वगैरह भी, ठीक है। सम कंपनीज सर्कुलेट देयर रिटन मटेरियल्स लाइक बैलेंस शीट, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा टू वेरियस पार्टीज टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। कुछ कंपनियां जो है रिटर्न मटेरियल जैसे अपने बैलेंस शीट है, अकाउंटिंग परफॉर्मेंसेस हैं, अपने सेल्स है और अपने एक्सपेंडिचर्स प्लान्स हैं, इनको अलग अलग माध्यमों से सर्कुलेट करता है, लोगों के बीच में डालता है, ताकि पब्लिक इमेज जो है कंपनी की वो बहुत ज्यादा विकसित हो सके और लोगों की राय कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बन जाए। पब्लिक सर्विस एक्टिविटी, इसके अलावा सामाजिक सेवाएं के कार्य भी करते हैं। एसोसिएशन विद सोशल सर्विस प्रोजेक्ट लाइक चैरिटी, प्लानिंग ट्रीज, रनिंग हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा आल्सो हेल्प टू मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कई सारी जो संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों के लिए मदद करती हैं, दान करती है, पेड़ पौधे लगाने का काम है, हॉस्पिटल चला दिए, अनाथालय चला दिए, ये सारे काम जो है पब्लिक रिलेशंस के जो कंपनियां करती हैं, जिससे वो अपनी एक अलग मार्केटिंग इमेज डेवलप कर पाती हैं। थैंक यू, आपने मुझे सुना, रिक्वेस्ट नहीं करी, कर रहा हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स है, कुछ अगर आपको लग रहा है कि डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।